जी सर। ठीक है। तो हम लोग जो है क्लोजर्स देख रहे थे। क्लोजर्स में होता मेनली क्या है कि दो फंक्शन रहता है, एक आउटर फंक्शन, दूसरा इनर फंक्शन। और आउटर फंक्शन जब हम क्रिएट करते, इनर फंक्शन जब क्रिएट होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनर फंक्शन क्रिएट होगा तभी, जैसे ही हम फंक्शन क्रिएट करते हैं क्लोजर हमारा क्रिएट हो जाता है। बट होता क्या है कि आउटर फंक्शन जो होता है वो इनर फंक्शन को अंदर अंदर ही कॉल कर लेता है, रिटर्न करवा देता है। मीन्स अंदर से वो रिटर्न होता है। तो एक्चुअली में जब आपका इनर फंक्शन जब कॉल होता है, मीन्स जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इनर फंक्शन जब हमें एग्जीक्यूट होती है, जो अंदर का जो फंक्शन है, तो ये अंदर वाला फंक्शन क्या करता है कि आपका जो भी ग्लोबल में, ग्लोबल इट मीन्स उसके पेरेंट में, जो भी इसके पेरेंट में वेरिएबल हो, मेथड हो, या जो भी चीज रहेगा, वो सारे चीज को लेके के वो बाहर निकलता है। इट मीन्स वो लेक्सिकल स्कोप को, उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो वो लेक्सिकल स्कोप को लेकर बाहर निकलेगा। तो मेन इसमें यही चीज है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे हम बना रहे हैं, उसका हम कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, तो सब जो पहले था नॉर्मल वही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में, 1 सेकेंड, ये कोड को मैं इमेज लेता हूँ इसका, जस्ट 1 सेकेंड। मैं क्रिएट करने नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाता है क्रिएट करने में इसको, एक चीज को। सर F11 बड़ा दिखेगा थोड़ा। 1 सेकेंड। ये ऊपर कैसे भाग गया? सर सुने संडे संडे को मॉक इंटरव्यू देते हैं आप? कहाँ? राहुल बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले संडे संडे को एंगुलर मॉक इंटरव्यू होता है सुबह को। वही प्लान किए हैं, वैसा कुछ अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो वो बैच खत्म ही हुआ है। अरे अब सर रिवीजन चले नहीं यार। चलो भाई हो गया। क्या बोल रहे थे? F11 किधर गया भाई? F11 कहीं बंद ना हो जाए। F11 गया एरोप्लेन मोड में। नेट करने लग गया। दिख रहा है सर। ये फालतू का हो गया। कैसे ये कटेगा कैसे? F11 नहीं, F11 से नहीं हो रहा है। अच्छा, ये मेरा टास्क बार कहाँ भाग गया सारा? हाँ ठीक है।
चलिए इसी से काम चल जाएगा, हटाइए किसका है भाई। तो इस फंक्शन में देखिए क्या क्या हम लोग किया हुआ है, कोड को एक बार, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन हो गया जो, यहाँ पे एक फंक्शन हो गया जो प्रिंट फुल नेम का हुआ, उसके अंदर में एक और फंक्शन है जो प्रिंट नेम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो जब ये कोड का एग्जीक्यूट मीन्स, जब आप इस कोड को क्या करते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, तो क्या हो रहा है जो देखिए, तो ये रहा है आपको प्रिंट फुल नेम और एक रहा प्रिंट नेम, दो हुआ। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट फुल नेम कहाँ पर है, प्रिंट फुल नेम ये हुआ, मीन्स इसके पास अगर विंडो ऑब्जेक्ट है तो विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया, दिस कीवर्ड अगर रहा तो दिस कीवर्ड को मिल जाएगा, ये सब तो इंटरनल मिल जाता है। और प्रिंट नेम फुल नेम, प्रिंट फुल नेम क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन है। इट मीन्स ये पूरा जो ये फंक्शन है, प्रिंट फुल नेम तो बाहर वाला ही है ना, तो पूरा फंक्शन ही क्या होगा, इसको मिल जाएगा। एक वेरिएबल अगर आप इसको जब बनाते हैं तो पूरा जो ये फंक्शन जो है आपको ये असाइन हो जाएगा किसको, इस वेरिएबल को, फुल नेम को। ठीक है, तो प्रिंट फुल नेम वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंट नेम। आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रिंट नेम है, लेकिन प्रिंट नेम जो है वेरिएबल नहीं है। ठीक है, प्रिंट नेम जो है अंदर का फंक्शन है, तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट फुल नेम हुआ, मीन्स एक वेरिएबल में गया जो फंक्शन के तौर पे असाइन हो जाएगा, तो प्रिंट नेम हुआ, प्रिंट नेम को हमारा फंक्शन आ गया पूरा का पूरा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ans, और ans के पास क्या है, प्रिंट फुल नेम है, तो वही यहाँ पे वेरिएबल बना ans, और ans के पास क्या है, प्रिंट फुल नेम हुआ। ठीक है, प्रिंट फुल नेम में हमारा फंक्शन कॉल हो गया, तो हमारा टोटल कितना चीज मिला, एक मिला प्रिंट फुल नेम यहाँ पर, और एक मिला ans, दो वेरिएबल। वही दो वेरिएबल आप देखिए तो यहाँ पे असाइन है प्रिंट फुल नेम, और यहाँ पर से ans असाइन है। ठीक है, दो चीज हो गया। अब हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है कोड को, तो कोड एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसको देखते हैं। तो कोड एग्जीक्यूशन, तो ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा अंदर वाला फंक्शन, तो क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए हमारा क्या बना, ये पूरा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है अंदर में, दिख रहा है कहां पर, एक मेमोरी हो गया और दूसरा हमारा कोड इन्वायरमेंट, कोड इन्वायरमेंट के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अंदर में बन गया। अब फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको दो भागे बटेगा, कोड एंड मेमोरी। तो यहाँ पे रहा है आपको मेमोरी इन्वायरमेंट, और ये रहा है आपका कोड इन्वायरमेंट। मेमोरी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो पूरा ये जो फंक्शन जो है अंदर वाला, अंदर वाला मतलब फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो मिल रहा है। तो पहले क्या मिला, आर्ग्यूमेंट्स, कितना आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे मिल गया। तो आर्ग्यूमेंट में हमारे जो वैल्यू जो पास किए हैं, तो क्या क्या हुआ है, यहाँ पे हर्षित, दूसरा शर्मा, तो ये वैल्यू आपका एज ए अरे यहाँ पे मिल गया आर्ग्यूमेंट्स में। सेकंड क्या है, दो वेरिएबल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दोनों वेरिएबल जो हम लोग नेम रखे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जो यहाँ पर से हम लोग लाए हैं ये वाला, तो ये दोनों यहाँ मिल गया। ठीक है, और अब आते हैं अंदर में जो हमारा फंक्शन है मेन, वो है फंक्शन कौन है, तो प्रिंट नेम। तो प्रिंट नेम नाम का जो फंक्शन रहा उसको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर फंक्शन, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अगर फंक्शन है तो पूरा उसे फंक्शन असाइन हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्रिंट नेम को पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो गया। उसके बाद अंदर में क्या हो रहा है, जब अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो कोड एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, इस ब्लॉक में होगा, कोड एग्जीक्यूशन ब्लॉक में। और कोड एग्जीक्यूशन ब्लॉक में ये कोड का एग्जीक्यूशन होने के बाद ये कोड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मीन्स जब कोड ये एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, ये पूरा डिस्ट्रॉय, ये पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो रिटर्न जो किया था, किसको रिटर्न करवाया, ये रिटर्न एक्चुअली जो हो रहा है वो कॉल कौन किया, तो कॉल ये वेरिएबल ने किया है पूरा फंक्शन को, टॉप वाला फंक्शन। क्योंकि आप एक चीज देखिए, ये जो अंदर का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये बना, ये किसके कारण बना,
तो ये बना इसके कारण, करेक्ट, एएनएस वेरिएबल के कारण। और एएनएस वेरिएबल जो है, एएनएस वेरिएबल के कारण आपका ये वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है अंदर वाला। तो ये जब ये पूरा ब्लॉक कुछ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है, तो रिटर्न किसको मिल जाएगा? जिसने कॉल किया। किसने? एएनएस ने। तो इसीलिए क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूशन, ये जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक हमारा जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड डिस्ट्रॉय होने से पहले ये क्या करेगा, जो भी इसका आउटपुट मिला वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा, एएनएस वेरिएबल को। और एएनएस वेरिएबल क्या किया है, प्रिंट फुल नेम को कॉल कर रहा है। तो प्रिंट फुल नेम का जो अंदर में ग्लोबल ये फंक्शन एग्जीक्यूशन बना है, ये वाला इसको मिल जाएगा। तो इसीलिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये ब्लॉक डिस्ट्रॉय भी हो गया है ना, तब भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा था उससे पहले ही ये कोड एग्जीक्यूट करवा कर और उसने रिटर्न कर दिया। इसीलिए अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खत्म हो चुका है, बट उसके बावजूद भी इसके पास वैल्यू है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा था उस टाइम उसने रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के कारण वो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो गया, किस फॉर्म में? इस वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसी कारण से क्या होता है ना कि जब ये फंक्शन कौन सा, तो बाहर वाला फंक्शन मीन्स बाहर का जो फंक्शन है वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा है, तब भी आपको ये अंदर का फंक्शन के पास क्या होता है, वैल्यू रह जाता है। मीन जो भी प्रॉपर्टी है, मेथड है, वो अवेलेबल हो जाता है। कारण यही है क्योंकि अंदर वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब एग्जीक्यूट किया तो उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि हमारा लेक्सिकल स्कोप जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये कोड को एक बार करके देखिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। पूरा इमेज है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से ये इसका क्लोजर्स काम करता है। तो जस्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स है कि कैसे करके हो रहा है और कुछ नहीं है। सो नाउ अगेन we will create execution context for the next function call ANS। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के लिए सबका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, इसको मैं नहीं जाऊंगा, इसको जस्ट क्रिएट करके देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। बट जो अभी जस्ट गए सेम वही चीज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैक यहाँ पे है जहाँ हमारा क्या हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं GC को नंबर 1 और 2 नंबरिंग दे दिया गया, फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ। तो इस टाइप से मल्टीपल जितना होगा ना सब इसमें बनते चला जाएगा। तो क्लोजर्स क्या हुआ, इट मीन्स व्हेन देयर विल बी फंक्शन रिटर्न। जब आपका फंक्शन रिटर्न होता है इट विल टेक ऑल लोकल वेरिएबल, डेटा, वैल्यू, मेमोरी जो भी हमारा अवेलेबल है, विच ऑल प्रेजेंट विद इन द पैरेंट स्कोप, दैट इज नोन एज द क्लोजर्स। तो इट मीन्स व्हेन इनर फंक्शन विल रिटर्न, जब इनर फंक्शन आपका रिटर्न करता है तो वो अकेले रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न विथ इट्स लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा अगर डिफरेंट जाते हैं तो थोड़ा सा वो पॉइंट मार्क करता है इंटरव्यूअर को। ठीक है, नॉर्मल हम कह सकते हैं कि अंदर का जो भी प्रॉपर्टी मेथड है उसको वो रिटर्न कर देगा अलोंग विथ पेरेंट स्कोप। बट थोड़ा लेक्सिकल स्कोप पे जाते हैं, वर्ड पे जाते हैं तो वो ज्यादा थोड़ा सा सही लगेगा। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट मीन्स इनर, मीन्स वेयर इनर फंक्शन इज अवेलेबल। तो पेरेंट स्कोप इज नोन एज द लेक्सिकल इन्वायरमेंट। इट हैज एक्सेस टू इट्स ऑन स्कोप। सो जहाँ पे वेरिएबल आपका डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन बिटवीन देयर कर्ली ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट के अंदर हमारा होता है तो वो एक स्कोप हो गया। सेकंड, इट हैज एक्सेस टू आउटर फंक्शंस वेरिएबल। इसके पास क्या हो रहा है, क्लोजर्स के पास जो बाहर का जो फंक्शन हो रहा है उसके पास भी वहां भी उसको भी वो एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स जो ये फंक्शन है अगर इसके बाहर में भी कुछ वेरिएबल है, जैसे ABC लिख रहे हैं, तो B और A कहाँ है, इस कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, बाहर में है, एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि क्लोजर से हो जा रहा है, वहां बन जा रहा है। इट हैज एक्सेस टू इट्स ग्लोबल वेरिएबल, मींस पेरेंट स्कोप ग्लोबल जहां पे भी है सब एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट है वेरिएबल का लाइफ टाइम। तो क्या होता है,
दो वेरिएबल का दो लाइफ टाइम होता है, एक ग्लोबल दूसरा लोकल। लोकल का स्कोप कहाँ होता है? ब्लॉक के अंदर। ग्लोबल क्या होता है? आउटसाइड। करेक्ट। तो ग्लोबल क्या है कि कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो वही हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जस्ट वेरिएबल क्रिएट करके नॉर्मल कि कैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। कॉन्स्ट ए इक्वल टू कुछ है, बी इक्वल टू कुछ है, ये दोनों वेरिएबल कहाँ है? ब्लॉक स्कोप है। लेकिन अगर हम बात करें इस फंक्शन में, तो इसके लिए क्या हो रहा है? वो दोनों बाहर वाला एक तरह देखा जाए तो पेरेंट स्कोप में है वो दोनों, तो ये जो अंदर का जो फंक्शन है उसको एक्सेस कर लेगा। तो इस टाइप से उसका स्कोप हो गया। नेक्स्ट है नेस्टेड फंक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग को आता है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो होता है वो नेस्टेड कहलाता है। तो लेक्सिकल स्कोप हुआ कौन? तो आप यहाँ देखिए, जितना भी पेरेंट फंक्शन ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में चाइल्ड बना है, चाइल्ड फंक्शन। तो ये जो रेड कलर जितना है, जिसमें वार हाउस इक्वल टू व्हाइट हाउस लिखा हुआ है एंड चाइल्ड फंक्शन, तो ये पूरा जो बना हुआ है रेड वाला, वो सब के सब लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। और क्लोजर्स के केस में वही आता है। इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख लिए कि क्या है। जस्ट ये फंक्शन का नाम है, इससे नहीं मतलब है। ये डिफरेंट एग्जांपल है, इसमें और कुछ है नहीं, जो हम लोग किए हैं ऊपर वही सब है। तो यहाँ देखिए, तो लेक्सिकल स्कोप में हो क्या रहा है? जो पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी होता है वो चाइल्ड को ट्रांसफर होते जा रहा था। मान लीजिए कोई मेथड है, ये वार हाउस इक्वल टू मेथड, एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगा? अंदर वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स जो अंदर वाला जो मेथड है, फंक्शन है, वो एक्सेस उसको कर सकता है। और अगर उसके नीचे भी कोई है तो वो भी क्या करेगा? वो एक्सेस कर लेगा। मतलब अगर कोई चीज पेरेंट फंक्शन के पास अवेलेबल है, पेरेंट फंक्शन के पास, तो उसका जो चाइल्ड है नीचे लेवल का, या उसका चाइल्ड है थर्ड लेवल फोर्थ लेवल कोई भी, तो जो पेरेंट के पास जो अवेलेबल होने वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो सबको एक्सेसिबल है, सारे लोग एक्सेस कर लेंगे। लेकिन जो चाइल्ड का है वो बाहर वाला नहीं कर सकता है एक्सेस। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ग्रैंड पेरेंट के पास मान लीजिए एक हाउस का है, रियल टाइम में अगर देखा जाए तो ग्रैंड पेरेंट के पास हमारा हाउस है। आपके पेरेंट के पास क्या है? तो एक फोर व्हीलर हो गया। तो ये पेरेंट्स के पास आपके पास हुआ क्या? तो उनका अपना फोर व्हीलर था, बट ग्रैंड पेरेंट के पास जो हाउस जो प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट को मिल गया। ठीक है। इनके पास हाउस है या नहीं कोई मतलब नहीं है, वो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी था उनको एक्सेस ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया। फिर वही उनके चाइल्ड के पास, तो उनके चाइल्ड के पास एक स्कूटी हो गया। लेकिन उनके पेरेंट्स के पास क्या था? फोर व्हीलर था। और उनके ग्रैंड पेरेंट के पास क्या था? एक हाउस था। तो ये हाउस एंड फोर व्हीलर, ये दोनों चीज उनके चाइल्ड को ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये चाइल्ड जो है ये तीनों चीज को एक्सेस कर पा रहा है। समझे? यही चीज आपको क्लोजर्स बता रही है कि क्लोजर्स क्या कर रहा है कि वहां से मेथड हमारा एक्सेसिबल हो जा रहा है, या प्रॉपर्टी कुछ भी अवेलेबल है वो एक्सेस होता चला जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल डाला हुआ है। एक एग्जाम्पल एनफ है समझने के लिए, बट एनीवे आप एक दो बार इसको कीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है जो बताता हूँ। तो ये फंक्शन क्या है कि जब हम ये फंक्शन एक बार कॉल होगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अगर ये फंक्शन सेकेंड टाइम कॉल हो गया तो ये परमिट नहीं करेगा सेकेंड कॉल के लिए। मतलब क्या हो रहा है? तो एक फंक्शन हुआ जहां पे हमारा काउंटर हुआ, और अंदर में हमने क्या किया? सेकेंड फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है? इफ है काउंटर लेस देन वन है, अगर काउंटर वन टाइम में जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू वन हो, वन या वन से लेस है, तो क्या कर रहा है? हाई यू कॉल्ड मी। उसके बाद काउंटर हमारा इंक्रीज किया। ठीक है। काउंटर इंक्रीज हुआ, वैल्यू 0 से 1 चला गया। जैसे ही 1 हुआ, इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गया?
इंक्रीज होके 1 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो चुका। और जैसे ही ये इंक्रीज हो गया इट मीन्स कंडीशन ऊपर का तो फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन लगाया है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो कहाँ आएगा एल्स ब्लॉक में। तो फर्स्ट टाइम ये सही काम करेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम में आप कॉल कीजिएगा ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि सेकंड टाइम आपको ये वाला कॉल होगा। मीन्स फर्स्ट टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड टाइम में आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमें इसमें दिखाना है। ठीक है, चलिए अब इसको कॉल करते हैं। तो हमारा फंक्शन आ गया, तो पहला कॉल लीजिए यहाँ पे माई फंक्शन को। क्या दिया, यू कॉल्ड मी, ये 1 टाइम है। अब हम इसको सेकंड टाइम कॉल करते हैं, दिया, दोबारा नहीं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हुआ तो काउंटर का वैल्यू उसने इंक्रीज करवा दिया 0 से 1, और जैसे ही 0 से 1 हुआ इट मीन्स 1 पे यहाँ पे कंडीशन आपका फॉल्स हो गया क्योंकि वहां लेस देन लगा हुआ, इक्वल टू नहीं है। ये फंक्शन में जो काउंटर बाहर में है वो काउंटर अंदर का जो फंक्शन जो है उसको एक्सेस कर रहा है, यही चीज हो रहा है। अगर आप थर्ड टाइम कॉल कीजिएगा तो भी सेम चीज, दोबारा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा टाइम कॉल हो गया और वो काउंटर जो है उस चीज को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे शायद होगा, ये क्या है, TLDR एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, ये जस्ट थ्योरी डाला हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या थ्योरी है ये। सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज abstract concept used by ECMAScript specification to track the runtime evaluation of code। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन, तो वो क्या था, एक एरिया मिल रहा था जहां पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, वो कोड के एग्जीक्यूशन को ट्रैक कर रहा है एट रन टाइम इवैल्यूएशन ऑफ द कोड। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन ओनली बी वन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग कोड। सिर्फ एक ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल। हाँ, हो सकता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो या फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो, बट एक ही रहेगा। एवरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हैज ए लेक्सिकल इन्वायरमेंट। जितना भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है सबके पास एक क्या होगा, लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट कोई बड़ा चीज नहीं है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब स्कोप है जहाँ पे आप कोड को एग्जीक्यूट करवाएं। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट होल्ड्स द आइडेंटिफायर बाइंडिंग दैट इज वेरिएबल एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू। स्कोप हुआ जहाँ पे आप वैल्यू को बाइंड करवा रहे हैं, एंड ऑल्सो हैज ए रेफरेंस टू इट्स आउटर इन्वायरमेंट। और आउटर मीन्स पेरेंट का जो स्कोप हो रहा है उसका वो रेफरेंस होल्ड कर रहा है। The set of identifiers that each environment has access to is called scope। और स्कोप का मतलब क्या हुआ, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम वेरिएबल को रख रहे हैं और जो एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, द सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स that each environment has access to it is called a scope। We can nest those scope into a hierarchical chain of environment known as the scope chaining। scope chain का मतलब क्या हुआ, सपोज पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो चाइल्ड के पास आ गया, चाइल्ड का प्रॉपर्टी फिर नेक्स्ट लेवल पे चला गया, तो वो जो वेरिएबल जो आपका ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट स्कोप से चाइल्ड स्कोप में, चाइल्ड स्कोप से फिर से चाइल्ड स्कोप पे, तो ये जो स्कोप का जो चेनिंग बन रहा है वही हमारा स्कोप चेन कहला रहा है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो हाउस था वो आपका स्कोप कहाँ था, अगर देखा जाए हाउस का स्कोप तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट तक ही था, लेकिन ये ट्रांसफर होकर किसको गया, चाइल्ड के पास। अब स्कोप क्या हुआ, ये हाउस का स्कोप चला गया पेरेंट तक। ठीक है, फिर यहाँ पे पेरेंट के पास क्या हुआ, 4 व्हीलर और ये हाउस रहा, ये दोनों ट्रांसफर होकर चला गया चाइल्ड के पास। मीन्स अब ये जो हाउस 4 व्हीलर ये दोनों का स्कोप क्या है, यहाँ तक पहुंच गया। तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है कि वो स्कोप क्या हो रहा है, स्कोप चेनिंग मतलब चेन क्रिएट होते जा रहा है। तो एवरी फंक्शन हैज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट which compromises of a lexical environment that gives meaning to the variable within the function and reference to its a parent environment। ठीक है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया कि पेरेंट का जो स्कोप हुआ,
and so it appears the function. Remember, it's their environment or scope because functional literally has reference to its environment and this is closure. तो closures का मतलब क्या हो गया कि parent scope जो होता है उसको वो मेंटेन करके चल रहा है. ये क्या है? तो यहाँ पे आपको हो गया एक फंक्शन हुआ, इसको क्लियर करके देखते हैं क्या क्या करना है. हमें नंबर प्रिंट कराना है. ठीक है, प्रिंट 1 to 10. फाइन. सो ये हो गया. बट हाँ, ये जो नंबर प्रिंट होगा किस कब होगा? ऑन ईच इंटरवल. कुछ इंटरवल पे करना है हमें. सो क्या करेंगे? सेट टाइम आउट लगाएंगे, सॉरी सेट इंटरवल लगाएंगे और सेट इंटरवल में क्या करना है? कुछ देर के बाद. ठीक है, कुछ देर के बाद करते हैं. उसके बाद क्या? उसके बाद हमें लूप भी चलाना पड़ेगा ना, तभी तो हमें वैल्यू मिलेगा. हम लोग लूप भी लगा देते हैं. फॉर लूप var i इक्वल टू 0, i लेस देन कितने तक चलना है? मुझे 10 तक एंड i प्लस प्लस. ठीक है, हम लोग अब आते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेट इंटरवल को और क्या करना है? 1000 डाल देते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में हम लोग i को प्रिंट करवा देते हैं. देखते हैं क्या होता है. लॉग में तो हो गया. क्या हुआ? तो क्या प्रिंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट हो रहा है. i इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या कर रहा है? सिर्फ लास्ट वाले वैल्यू प्रिंट हुआ. क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या किया है? हम लोग ने यहाँ पे वार लिया है. आप वार के जगह पे लेट कर दीजिए. अब आपका ये अलग अलग प्रिंट करेगा. ये गलत हो रहा है क्योंकि ये पूरा वैल्यू प्रिंट कर दिया. एक सेकंड रुकिए. सेट टाइम आउट ने गलती कुछ किया. सेट टाइम आउट के अंदर लूप लगा दीजिए. सेट टाइम आउट के अंदर लूप. ओके, हाँ, इसको बाहर रखिए. आई नॉट डिफाइन. ओके, यहाँ पे आई है. ठीक है, नहीं सेट टाइम आउट बाहर ही रहेगा. वेरिएबल को हम बाहर कर दे सकते तो हो जाएगा. बट यहाँ पे फॉर लूप लगाने का नीड नहीं पड़ेगा. मुझे फॉर लूप वाला पे ही जाना है. तो फॉर लूप करेक्ट किया. पीछे जाने दीजिए कोड पे. गलती देखे क्या हुआ है. तो फंक्शन ठीक है, फॉर लूप लगा, फाइन. सेट टाइम आउट ये हो गया. इसमें तो 6 आउटपुट दे रहा है. मुझे तो आपका आ ही रहा था. 10 को आ ही रहा था. यही दे रहा है क्या? फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन. ठीक है, सेट टाइम आउट. ओह, मैं सेट इंटरवल लगा दिया है. ये तो गलत हुआ था. सेट टाइम आउट सब सही है बाकी. सही है. तो जब आपका खत्म हो रहा है इंटरवल तो क्या हो रहा है कि वैल्यू प्रिंट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? 10. अब कोड देखें
तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वार लिया। तो वार लेने के कारण क्या हो रहा है, आपका ये लूप चल रहा है। लूप इंतजार नहीं कर रहा है कि आपका सेट इंटरवल खत्म हो रहा हो, सेट टाइम आउट खत्म हो रहा हो, इसका वो इंतजार नहीं करेगा। तो ये कोड किसके पास जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट कर रही है, फॉर लूप है। और ये सेट इंटरवल सेट टाइम आउट जो है ये कौन करेगा, ब्राउजर करेगा। तो ब्राउजर के पास जैसे ही इसका टाइम खत्म होता है, मीन से ये पहले कोड एग्जीक्यूट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और जब ये एग्जीक्यूट होने के बाद इसको क्या हुआ, 1 to 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या हुआ, ब्राउजर के पास कोड था, ब्राउजर के पास जब कंप्लीट होता है टाइम, तो ब्राउजर क्या कर रहा है, अपना कोड को स्टैक में रखने के लिए ब्राउजर से आया। अब जब कोड को रखने के लिए जब आ रहा है तो उसको क्या मिला, 0 to 10 तक का प्रिंट हो गया था, मीन्स 0 लीजिए या 1 जो भी हो, 1 उसके बाद 2 3 4 5 इस टाइप से प्रिंट हो गया। और लास्ट वैल्यू क्या है, 10। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वार ले रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा ना कि आपका हर एक बार वो जो 10 मिल रहा है, जहां पे ये मेमोरी एलोकेट हो रही है, वार के कारण वो ओवरराइड कर देगा और हमेशा हमें लास्ट वैल्यू ही मिल जाएगा। इसी कारण क्या हो रहा है, जब सेट टाइम आउट आ रहा है ब्राउजर से कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, क्योंकि फॉर लूप इंतजार नहीं करेगा कि आप आइएगा वैल्यू लेना है आपको, तो इस कारण से क्या होगा, सेट टाइम आउट को जो वैल्यू मिलेगा वो लास्ट वाला वैल्यू मिलेगा, क्योंकि वार यहाँ पे लिखा हुआ है। और वार के कारण क्या हो रहा है कि सारा वैल्यू हमें ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण से हमें जो वैल्यू मिल रही है सिर्फ लास्ट वाला 10 मिल रहा है, 1 2 3 4 नहीं मिल रहा है। लेकिन यही चीज को अगर हम यहाँ पे वार ना करके लेट कर दे, तो लेट क्या होता है, तो लेट जब आपका एग्जीक्यूशन होता है तो स्टैटिक मेमोरी के अंदर होता है, मीन्स उसको एक सेपरेट मेमोरी मिलता है। और हर एक वैल्यू का जो मेमोरी मिलती है, वो हर एक वैल्यू जैसे आई इक्वल टू 0 1 2 3 10 तक गया, तो ये सारा सेपरेट सेपरेट मेमोरी में स्टोर हो रहा था वैल्यू। जिसके कारण क्या होता है, जब ब्राउजर से सेट टाइम आउट आता है एग्जीक्यूशन करने के बाद, तो इसको आई क्या होता है, वैल्यू मिल जाता है सेपरेट सेपरेट, क्योंकि हर एक अलग अलग मेमोरी स्टोर हो रही है। आई कहीं और है, दूसरे जगह जा रहा है, आई इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3, तो सब जगह है। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि पहले आई इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट हुआ, उसने मेमोरी में वैल्यू रखा, फिर जब ब्राउजर आया उसको मिल गया, फिर उसी टाइप से क्या हुआ, सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप। बट वार के केस में ऐसा नहीं होता है, और इसी कारण से यहाँ पे क्या होगा, आपको सारा वैल्यू सेपरेट मिलेगा, ये बारी बारी से मिल रहा है। हम लोग ने चेंजेस क्या किया, मात्र एक जगह चेंजेस किया, लेट एंड वार का, दैट्स इट, बाकी सारा कोड हमारा सेम है। तो इस कारण से होता क्या है कि जब हम लेट लगाते हैं तो मेमोरी में जो एलोकेट हो रही है वो सेपरेट हो रही है, और जिस कारण से हमें हर एक वैल्यू मिलते चला जाता है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में कि आप मतलब उसके पीछे कारण क्या होता है, तो ये लेट एंड वार को पूछने का कारण होता है, दूसरा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको दिया जाए कि सेट टाइम आउट यूज करके हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया फंक्शन, आप इसको भी अगर देते हैं ना और आई लीजिए, आउटपुट कैसे आएगा, इस कोड में, इस कोड के हेल्प से आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से 9 0 से तक। लेकर 9 तक। हेलो। नीरज, मेरा इंटरनेट गया क्या? आवाज जा रहा है क्या मेरा? अरे लग रहा है ना कि सर का नेट इशू हो गया, नेटवर्क इशू हो गया उनका।
कट गया। एरर फाउंड कीजिए सर, डेवलपर है। नहीं, कोई शॉर्टकट होगा इसका स्काइप का, मुझे लगता है वो इधर टैब स्विच करने में वो क्लिक हुआ, उसी कारण होता होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट में हमने कंसोल में आई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका आउटपुट कितने देर के बाद प्रिंट होता है। क्या हुआ, आया था, मतलब ये 1/1 आ रहा है, लेकिन बहुत फास्ट आ रहा है क्योंकि हमने टाइमिंग नहीं डाला है कि कितने देर में प्रिंट करना है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइमर डाल देते हैं। तो मान लीजिए हमने दे दिया 1000, अब ये क्या करेगा, 1000 के बाद ये प्रिंट करेगा। लेकिन अब यहाँ ये देखिए, ये वैल्यू प्रिंट कैसे हो रहा है, 1000 के बाद क्या किया इसने, 1/1 प्रिंट नहीं किया, 1000 के बाद सारा वैल्यू ही प्रिंट कर दिया अभी भी, लेकिन 1000 के बाद कुछ देर के बाद ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 हर एक इंटरवल पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम लोग आई का वैल्यू आ रहा है ना, अगर इसमें 1 जो लिखा हुआ है अभी 1 है, फिर कुछ देर के बाद ये 2 हो जाए, कुछ देर के बाद ये 3 हो जाए, कुछ देर के बाद ये 4 हो जाए, तो हो सकता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 1000 रख रहे हैं एंड इसमें हम आई का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो रहा है, बारी बारी से चेंज हो रहा है। आई अभी फर्स्ट में 1 है, फिर कुछ देर के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और इसी कारण क्या हो रहा है, जब ये आई का वैल्यू जो चेंज हुआ है, वही आई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। इसी कारण से वैल्यू वो प्रॉपर मिल जा रहा है उसको। अब देखिए अब आ रहा है, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है, 1 into 1000, 2 into 1000, इस टाइप से वो चल रहा है। तो वो एक इंटरवल पे आपको चलेगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको जनरली क्या होगा, दो चीज होता है, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये क्वेश्चन पूछ देगा, या आपको डायरेक्टली प्रिंट आउटपुट लिखने बोल देगा क्वेश्चन में कि हमें प्रिंट करना है 1 to 10। तो अगर ऐसा रहे तो ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे लेट रखना है। लेट अगर नहीं रखे हैं, आपका काम खराब कर देगा, क्योंकि अगर आपने गलती से वार लिख दिया, कहानी गया। ठीक है, क्योंकि वार लिखिएगा आपको पूरा आउटपुट सेम वाला मिलेगा, बट जैसे ही अगर हम उसे लेट करेंगे, आउटपुट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन इज ड्यू टू क्लोजर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर्स के कारण ये सीन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन के अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन टाइम रीच्ड एज पर प्रोवाइड, जब आपका जो भी टाइम प्रोवाइड दे रहे हैं उसको, आई इक्वल टू जो वैल्यू मींस 1000 जो प्रोवाइड हुआ, टाइम कंप्लीट होने के बाद फंक्शन विल रिमेंबर द रेफरेंस ऑफ आई, नॉट द वैल्यू। फंक्शन जो है क्या है, आई का रेफरेंस को रिमेंबर कर रहा है, वैल्यू नहीं। और होता क्या है, विथआउट दैट इट विल प्रिंट 1 to 5 आफ्टर प्रिस्पेक्टिव सेकंड, बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट इट वॉन्ट स्टॉप फॉर सेट टाइम आउट फंक्शन। कहने का मतलब हुआ कि जो ये लूप है, ये लूप आपको बंद नहीं होगा, मीन्स रुकेगा नहीं कि जावा कि सेट टाइम आउट आएगा, वो वैल्यू उसको चाहिए इसलिए हम रुकते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, फॉर लूप अपना काम करके कंप्लीट कर लेगा, सेट टाइम आउट जब आएगा तब तक उसे वैल्यू ही गायब हो गया, मतलब उसे वैल्यू लास्ट वाला मिल जा रहा है। वही सीन यहाँ हो रहा है। तो ये स्टॉप नहीं हो रहा है, लूप आपका स्टॉप नहीं होने वाला है, वो चलता रहेगा। सो सेट टाइम आउट इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट वेयर इट कीप्स द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इन सम सेपरेट मेमोरी। सेट टाइम आउट क्या करता है, सेपरेट मेमोरी में रखता है एंड प्रिंट व्हेन दैट गिवन टाइम विल गेट कंप्लीट। जब टाइम कंप्लीट होगा तो ये कॉल करके एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब 1000 कंप्लीट हुआ, ये कॉल करेगा, फिर नेक्स्ट तो 1000 में कॉल करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम keep running, so our program also JavaScript will run and loop and won't stop the set timeout। मतलब दोनों चीज अपना पैरेलली में चल रहा है। Till the set timeout get executed, the loop value of I will be 6, hence it will print 6। Now we can change the program and see। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लेट करवा दिया, तो इसके कारण क्या होगा, नाउ द लेट इन प्लेस ऑफ वार बिकॉज लेट विल क्रिएट न्यू कॉपी एवरी टाइम एज इट इज ब्लॉक्ड स्कोप्ड, बट वार वाज क्रिएटिंग ओनली 1 कॉपी। क्या कर रहा है, न्यू कॉपी बनाने का मतलब क्या हुआ, नया मेमोरी में स्टोर हो रहा है, हर एक बार नया कॉपी बना रहा है, इसी कारण से उसको हमें हर बार नया वैल्यू मिलते चला जाता है। और यही चीज एक्चुअली में क्या है, ये क्लोजर्स, इसी जो एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, इसी एग्जांपल को हम क्लोजर्स के जरिए भी कर सकते हैं, सेम कोड को। तो अब हम इसको क्लोजर से करके देखते हैं।
ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, तो क्लोजर्स में करना क्या है, फंक्शन क्रिएट कीजिए, एक पेरेंट नाम को बनाते हैं, दूसरा फंक्शन हम लोग चाइल्ड नाम का क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो फंक्शन अंदर वाला को हम लोग रिटर्न करवा दीजिए पहले, तभी जाकर वो कॉल होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल हो गया, क्लोजर्स हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, तो हमें फंक्शन को रिटर्न करवाना पड़ेगा, वहाँ कॉल करना है फंक्शन को, नहीं रुकिए, ये वाला को फिलहाल हटाइए, पहले फॉर लूप लगा लीजिए, फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 ले लेते हैं, एंड आई को प्लस प्लस करा देते हैं, और इसके अंदर ले आइए फंक्शन चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न ना करके इस चाइल्ड फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आई को पास करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आई को रिसीव कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके अंदर जब आए हैं तो लगा दीजिए सेट टाइम आउट, दैट्स इट, बाकी सारा काम सेम रहेगा। आई सर उस ब्लॉक के अंदर है तो आर्गुमेंट पास करने की क्या जरूरत है, तो एक्सेस कर ही लेगा। तो फंक्शन पास नहीं होगा ना, देखते हैं। पेरेंट बाहर निकलिए, ये खबर और हुआ है क्या? सर एक ही बार वहाँ पे होगा ना पैरेंथेसिस। अच्छा हाँ, क्योंकि हम रिटर्न नहीं करवाए ना, एक ही बार होगा। तो फॉर लूप हमने सही कर दिया, क्लोज फंक्शन बना दिया, सेट टाइम आउट लगा ही दिया, फाइन कंसोल में सही है, सही है, सेट टाइम आउट, ठीक है, सारा कोड सही है, पेरेंट कॉल हो गया। अब देखते हैं, ये लेट न रख के हम वार करते हैं, क्योंकि वार का ही हमारा सीन हो रहा था ना, इशू करता था, कर रहा है कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कहीं आर्ग्यूमेंट हमने नहीं लिया है, बात तो बराबर ही पड़ेगा सर। हाँ नहीं ना, बराबर पेरेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं आगे क्या? आई तो पीछे तो हम पेरेंट्स को ही एक्सेस किए थे ना, आई को पहले जो कोड लिखा हुआ था, सॉरी ये वाला जो कोड, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये पेरेंट को ही एक्सेस हुआ ना आई, तो कोई अंतर थोड़ी हुआ, देखिए सेम हो गया ना, लास्ट वाला ओवरराइट कर दिया, बट हमें लास्ट वाला नहीं चाहिए, तो हम इसको क्लोजर्स की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आई को पास करवाए हैं, ठीक है, और यही आई हमारा यहाँ पे यहाँ रिसीव कर रहे हैं, और ये जो आई हम लोग लिए थे ना, आई ना लेके हम वो आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहे हैं जो हम लोग ने पास करवाया है वैल्यू के रूप पे, हो गया। तो जब सेट टाइम आउट में हमने वार लिया था, लेट जब किए तो सही हो गया, बट जब हम वार लिए तो ये इशू हो रहा था, वही चीज से बचने के लिए हमारा क्लोजर से जो हेल्प कर देता है, ठीक है। तो दो चीज हुआ, एक्चुअली ये कोड जो है ऊपर जब आप लिख रहे हैं तो इसको सही करने के लिए आपने लेट लिया, लेट से आपका कोड सही हो गया। अगर आप लेट नहीं लेते हैं, अगर अगला का डिमांड है कि आप क्लोजर्स बना के दिखाइए, तो आपको क्लोजर्स, किसका मैसेज आ रहा है फालतू का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लोजर्स क्रिएट कर लेंगे। तो हमने क्लोजर क्रिएट किया, और यहाँ पे बार बार हम आई का वैल्यू को यहाँ अंदर पास करवा रहे हैं, मीन देखिए ये चीज हो रहा है, जैसे ही वार आई इक्वल टू कुछ वैल्यू आया, वो वैल्यू इस फंक्शन में पास हो गया, और यही फंक्शन पे जाके सेट टाइम आउट को मिल गया। फिर जैसे आई इक्वल टू 0 है, तो चाइल्ड के अंदर क्या हुआ, 0 पास हुआ, फिर आई का वैल्यू चेंज हुआ, 0 से 1 हुआ,
तो क्या हो रहा है, 1 पास हो गया, फिर 2 पास हुआ, फिर 3 पास हुआ, इस टाइप से वो अंदर वैल्यू देते चला गया। बट यहाँ पे क्या हुआ था, इस केस में आप वैल्यू को यहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट आई का जो वैल्यू आ रहा था वार में, तो वो हमें ओवरराइड हो जा रहा था, लेकिन लेट करने पे सही हो गया, क्योंकि हर एक बार उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चला जाता है। समझ गए? इसी चीज से बचने के लिए क्या हुआ है, तो दूसरा तरीका हमारा क्लोजर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज है। तो ये दोनों क्वेश्चन को जो है ना, मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अगर इंटरव्यू है तो ये टच करेगा ही करेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, सो क्लोजर्स का मतलब जस्ट हमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, अंदर में एक फंक्शन रहेगा और वही जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा स्कोप के साथ आता है। यही पूरा का पूरा है आपको क्लोजर्स था। समझ में आ गया? तो जस्ट इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा। ये सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरव्यू में है ना, क्वेश्चन यही सबसे पूछा जाता है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट है या हाई लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब जो देखना है मेन चीज, प्रॉमिस। तो एक्चुअली हम लोग अभी क्या कर रहे थे, कॉल बैक क्रिएट किए थे। तो कॉल बैक में हमने क्या देखा, इशू क्या था कॉल बैक के केस में, क्या इशू मिला था पिछले दिन, कुछ इशू था। इशू ये था कि जब हमारा नेस्टेड कॉल बैक होता है, नेस्टेड कॉल बैक, तो वो क्या क्रिएट कर रहा था, तो उस कोड को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस टाइप से जब कॉल बैक क्रिएट होता है, तो वो क्या कर रहा था, वो क्रिएट कर रहा था कॉल बैक हेल। ठीक है, या उसको क्या नाम था, ये सब नाम याद रखिए वरना सब मामला बिगड़ जाएगा, पिरामिड ऑफ डोम। तो ये करता था। इसी परेशानी से बचने के लिए हमें मिलता है प्रॉमिस। ठीक है, तो जो नेस्टेड और नेस्टेड के कारण कॉलबैक हेल क्रिएट हुआ, पिरामिड ऑफ डोम क्रिएट हुआ, तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें मिलता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस मतलब वही प्रॉमिस जो नीरज वादा करते हैं। मैं वचन देता हूँ, हाँ वही, किसी को धोखा नहीं दूंगा। मतलब आप किसको बोल रहे हैं, नीरज को? नीरज समझ रहे हैं ना, ये तो सब धोखा दे दिया। अच्छा ऐसा हो गया क्या? क्या बोल रहे हैं सर? वचन देते हैं कि सातों जन्म निभाएंगे। आज के जमाने में नहीं चलता है सर। नहीं, राम परवेश आपको वचन देंगे कि मेरे रूम पे आओ, हम फ्राइड राइस बना के खिलाएंगे। चलिए, पर वो तो दूसरा कुछ करता है। अब क्या करते हैं, तो मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ मतलब कुछ प्रिपेयर करना है। ठीक है, मान लीजिए हमें क्या करना है, फ्राइड राइस प्रिपेयर करना है। तो अगर आप फ्राइड राइस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए कुछ प्रोडक्ट मीन्स रिक्वायरमेंट चाहिए कि हमें ये सारा मटेरियल होना चाहिए तभी बनेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कुछ कुछ मटेरियल्स इसमें अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, फ्राइड राइस हमने प्रिपेयर करने के लिए सोचा। तो जब आप सोच रहे हैं उस टाइम उसका वैल्यू क्या है और स्टेटस क्या है,
अब उस समय फ्राइड राइस बन गया। जब हम स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हम बात करें कि इनिशियल स्टेज पे जब हमने सोचा कि हमें फ्राइड राइस बनाना है, तो क्या उस टाइम बनकर रेडी हुआ? नहीं। इट मीन्स उसका वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। करेक्ट। हमें नहीं पता है वेदर वो बनेगा या नहीं बनेगा, बट हमने डिसाइड किया, बट उस टाइम उसका स्टेटस वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। और उसका स्टेटस क्या है? पेंडिंग। इसका स्टेटस हुआ पेंडिंग, क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये स्टेटस होता है पेंडिंग। तो एक्चुअली प्रॉमिस क्या होता है ना, प्रॉमिस का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। आप इसका एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा ना, ये बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर देख किया, पूरा कचरा कर देगा। ये ऐसा टॉपिक है। तो प्रॉमिस का मतलब होता है कि हमने ये प्रॉमिस किया है कि हमें कुछ करना है। इट मीन्स अभी हमने प्रॉमिस किया है, तो उसका आउटपुट अभी नहीं मिलेगा आपको, वो फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉमिस का मतलब ही होता है फ्यूचर रिजल्ट या फ्यूचर वैल्यू आप बोल सकते हैं इसको, कि जो वैल्यू आपको प्रेजेंट में नहीं मालूम कि क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। आप प्रॉपर्टी बोलिए या उसका स्टेज बोल सकते हैं, या जो भी आप बोलिए उसको। एक होता है वैल्यू, ठीक है, और दूसरा हमारा हुआ स्टेटस, STATUS। ठीक है, ये दोनों का जो वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस जो स्टेट रिजल्ट, आप बता सकते हैं कि वैल्यू और स्टेटस का जो रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा हमें किस पे? फ्यूचर पे। जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया फ्राइड राइस हमें क्रिएट करना है, तो इनिशियल स्टेज क्या मिला? क्योंकि हमने डिसाइड किया, तो हो सकता है कि बन सकता है या नहीं भी बन सकता है। तो इनिशियल स्टेज पे जो हमें मिल रहा है, उसका वैल्यू जो है वो क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था, अभी हमारा बना नहीं है। और स्टेटस में क्या हुआ? तो स्टेटस हमारा पेंडिंग है, बट फ्यूचर वैल्यू है। इट मीन्स मान लीजिए जब हमने चेक करने गया अपने प्रोडक्ट बकेट में, तो हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो मान लीजिए वेजिटेबल अवेलेबल है, सॉल्ट अवेलेबल है, राइस अवेलेबल है। तो देखा जाए तो हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है फ्राइड राइस बनाने के लिए सब अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर अगर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू में क्या मिलेगा? फ्राइड राइस मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो चाहा वो हमारा बन गया। तो हमें वैल्यू में फ्राइड राइस मिल गया। और स्टेटस क्या हो गया? तो जब फ्राइड राइस मिल गया और आप प्रॉमिस किए थे उस चीज का, इट मीन्स आपने जो प्रॉमिस किया वो आप फुलफिल कर दिए। इससे स्टेटस क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। पहले क्या था? वो पेंडिंग स्टेटस में था। और स्टेटस लेटर पॉइंट क्या हो रहा है? जब आपका प्रॉमिस सक्सेस हो गया, तो स्टेटस वो फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब आप कह सकते हैं सक्सेस। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। ये कब पॉसिबिलिटी है? जब आपका फ्राइड राइस रेडी हो गया। जब आपका फ्राइड राइस यहाँ पे रेडी हो गया है, बट अगर फ्राइड राइट यहाँ पे फ्राइड राइस जो है आपका रेडी नहीं हो रहा है किसी कारण से, मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था उसके लिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट में से मान लीजिए सॉल्ट ही नहीं है। ठीक है, अब सॉल्ट नहीं है तो क्या लगता है ये दो चीज से बनेगा? पॉसिबल नहीं है। तो जब नहीं बनेगा, इट मीन्स फ्राइड राइस हमारा रेडी नहीं हुआ। तो जब रेडी नहीं हुआ तो वैल्यू और स्टेटस क्या मिला? तो वैल्यू में क्या होगा? फ्राइड राइस नहीं मिलेगा। फ्राइड राइस नहीं मिलेगा, इट मीन्स एरर मिल गया, क्योंकि हमें वो फुलफिल नहीं हुआ। और स्टेटस में क्या होगा? तो ऊपर क्या हुआ था? फुलफिल हुआ था या सक्सेस हुआ था? और यहाँ पे क्या होगा? तो नॉट सक्सेस आप ले सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं रिजेक्ट। ठीक है, कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो हमारा प्रॉमिस क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। तो एक्चुअली में प्रॉमिस यही है। ठीक है, तो जब प्रॉमिस होता है तो प्रॉमिस क्या करता है? पहला पॉइंट कि वो फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा। प्रॉमिस इज फ्यूचर वैल्यू। प्रॉमिस के पास दो आप स्टेज मीन्स डिफरेंट स्टेज पे उसका वैल्यू एंड स्टेटस दो चीज उसके पास
होगा वो हमारा चेंज करेगा। इन स्टेज पे आपका वैल्यू होता है एंड सेकेंड स्टेज पे स्टेटस होती है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, वैल्यू हमारा अनडिफाइंड एंड स्टेटस क्या होता है, पेंडिंग स्टेटस होता है। लेकिन जब आपका फ्राइड राइस रेडी हो गया, इट मीन्स आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कि आपका कुछ एरर आ गया हो या मैसेज सक्सेस हो गया हो। तो अगर सक्सेस हो गया इट मीन्स वैल्यू क्या होगा, वैल्यू में आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा या जो भी आपका चाहिए था वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन स्टेटस क्या हो जाएगा, तो स्टेटस में हमारा सक्सेस हो गया। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं कंप्लीट हुआ, राइस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वैल्यू में हमारा आ जाएगा एरर एंड स्टेटस क्या होगा, रिजेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है कि प्रॉमिस काम कैसे करती है और प्रॉमिस में हमें मिलता कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉमिस को क्रिएट करके देखते हैं, उसके पहले हम थोड़ा थ्योरी पे जाते हैं, टफ करेंगे। सो इन जावास्क्रिप्ट, और एक चीज और, प्रॉमिस जो है जावास्क्रिप्ट में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए या मत जाए, प्रॉमिस पूछा हर हाल में जाएगा ही जाएगा। ये इस टाइप का टॉपिक है। तो इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, प्रॉमिस ये गुड वे टू हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशन। और हम लोग प्रॉमिस यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे पास से एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए तीन चीजें हैं, फर्स्ट डे ही हम लोग डिस्कस किए थे। पहला कॉल बैक, नहीं यहाँ नहीं, कहीं और लिखा था मैंने, क्या क्या चीज था एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए, पहला हो गया Async, await, callback, promise. कॉल बैक हुआ, सेकेंड हमारा कौन होता है, कॉल बैक के बाद प्रॉमिस, कोई सीक्वेंस सीक्वेंस यहाँ कुछ नहीं है, वो सब मैटर नहीं है। नेक्स्ट होता है ASYNC, एसिंक एंड अवेट। ठीक है, ये तीन चीज होता है प्रॉमिस एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए। तो जब कॉल बैक हमें क्या किया, हमें इशू दे दिया, कब, जब बहुत ज्यादा मात्रा में नेस्टेड कॉल बैक बन जाती है, उस केस में हमारा ये इशू कर दिया। उसी इशू से बचने के लिए हम लोग को जाना पड़ा प्रॉमिस पे। प्रॉमिस क्या करेगा, सेम जो काम हमारा एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए जो कॉल बैक कर रहा था, वही काम आपको प्रॉमिस कर रहा है। ये चीज जरूर समझते जाइएगा कि किसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, कारण क्या है जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो है एसिंक्रोनस को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि जब हमें ऐसे कॉल बैक था या प्रॉमिस था, तो हम प्रॉमिस को क्यों यूज कर रहे हैं, जब तक कारण नहीं पता रहेगा कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए रीजन जरूर पता रखिए पीछे वाले से कि आप उस पे क्यों मूव हुए हैं। अगर आपके पास कॉल बैक था तो फिर प्रॉमिस पे क्यों आए, ये कारण पता होना चाहिए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब थ्योरी देख लेते हैं। Asynchronous operation, it is used to find out if the asynchronous operation is successfully completed or not। तो ये क्या करता है, आपका asynchronous operation जो है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, मीन्स फ्राइड राइस का हम बात कर रहे थे, तो हमारा कंप्लीट हुआ है या रिजेक्ट हो गया, फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है वो चीज। तो प्रॉमिस मीन्स फ्यूचर वैल्यू हुज स्टेटस इज नाउ, नथिंग, अनडिफाइंड और पेंडिंग। आप देख सकते हैं यही चीज हम लोग तीन तीन लिखे थे कि हमारा हो सकता है वैल्यू स्टेटस क्या हो, पेंडिंग स्टेटस हो, या वैल्यू में क्या हो, अनडिफाइंड हो, नथिंग हो, मतलब उसमें कुछ अवेलेबल ही नहीं है, बट इट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। उसका वैल्यू क्या है, अवेलेबल होगा फ्यूचर में। कुछ भी हो सकता है, या तो सक्सेस हो या फिर एरर, बट कुछ ना कुछ आएगा। इट विल प्रोवाइड सिंगल आउटपुट एट ए टाइम, और मेन जो पॉइंट है रखने का वो क्या है कि आपको एक बार में एक ही चीज मिलेगा। आप एक चीज सोचिए, यहाँ हम लोग दो कंडीशन लिखे हैं फ्यूचर में, ये रहा है आपको, ये रहा फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर में क्या होगा, या तो फ्राइड राइस बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। कोई क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं बने और बने दोनों एक ही साथ, कोई चांस ही नहीं है। या तो फ्राइड राइस बन सकता है और या तो नहीं बन सकता है, कोई एक ही चीज पॉसिबिलिटी होगा। इट मीन्स जो प्रॉमिस होता है हमें हमेशा सिंगल आउटपुट देती है, या तो सक्सेस होगा और या फिर एरर मिलेगा, लेकिन दोनों चीज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल वैल्यू। ठीक है, यही वो लाइन लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड सिंगल आउटपुट एट ए टाइम, एक बार में एक ही मिलेगा, एक बार में मल्टीपल नहीं मिलता है। सपोज आई हैव टू प्रिपेयर फ्राइड राइस, जो हम लोग डिस्कस किए ना फ्राइड राइस का स्टेप, वो यही लिखा हुआ है। सो प्रेजेंट में क्या होगा, केस वन क्या हो रहा है कि वैल्यू हमारा अनडिफाइंड है स्टार्टिंग स्टेज पे, और वहां पे स्टेटस क्या है,
पेंडिंग है। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोग फ्राइड राइस बना दिए और वो रेडी है, तो क्या हुआ, वैल्यू में हमारा फ्राइड राइस मिल गया और स्टेटस क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा वैल्यू मान लीजिए फ्राइड राइस केस 1 ये हुआ कि फुलफिल हो गया, केस 2 की फुलफिल नहीं होता है। सपोज कोई आइटम मिसिंग है, तो इनिशियल स्टेज पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड और पेंडिंग स्टार्टिंग स्टेज पे। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, फ्राइड राइस बना नहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं वैल्यू मिलेगा एंड स्टेटस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, प्रॉमिस इज रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर वैल्यू विच वी हैव नो आइडिया बट वी विल गेट आफ्टर सम टाइम। आपको प्रेजेंट में कोई पता नहीं है कि क्या होगा, बट फ्यूचर में कुछ ना कुछ वो मिलेगा। सो प्रॉमिस विल कंटेन टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, स्टेटस एंड वैल्यू। स्टेटस क्या हो सकता है कि फुलफिल्ड हो या रिजेक्ट हो या पेंडिंग हो, और वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइन हो सकता है, फुलफिल हुआ या कोई मैसेज मिल रहा है, क्योंकि सक्सेस होगा तो कोई मैसेज ही मिलेगा। इट मीन्स जब हमारा फ्राइड राइस बन गया तो हमें फ्राइड राइस मिल गया, तो वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा उसका हिस्ट्री दिया हुआ है, नहीं मतलब है। चलिए अब क्या करते हैं, तो ये एक बेसिक आइडिया था कि प्रॉमिस होती क्या है, प्रॉमिस का इनिशियल स्टेज पे वैल्यू क्या हो रहा है, उसका स्टेटस क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या हो रही है, प्लस प्रॉमिस हमें आउटपुट कितना देता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आगे चल के एक और टॉपिक पढ़ेंगे, शायद हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, शायद मुझे नहीं लगता है कि वो है, क्योंकि वो सेपरेट लाइब्रेरी है एक्चुअली। तो प्रॉमिस क्या कर रहा है, सिंगल वैल्यू दे रहा है, बट आपको कुछ कंटिन्यू डेटा चाहिए। लाइक आप जब नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कोई भी वीडियो अगर प्ले हो रहा है नेटफ्लिक्स पे, जब हमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो क्या वहां पे सिंगल डेटा आ रहा है, नहीं, वहां पे कंटिन्यू डेटा का फ्लो हो रहा है। जब हमारा कोई भी वीडियो अगर स्ट्रीम होता है तो कंटिन्यू डेटा का फ्लो होता है, बट प्रॉमिस क्या कर रहा है, सिंगल आउटपुट दे रहा है। तो सिंगल आउटपुट वहां काम नहीं करेगा, वहां पे क्या होगा, कंटिन्यू डेटा का फ्लो होगा। और वो हम लोग RxJx लाइब्रेरी होती है, RxJS लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी के अंदर आता है ऑब्जरेबल। ऑब्जरेबल ऑब्जरेबल क्या है, तो ये भी है हमारा एसिंक्रोनस को हैंडल करने का ही एक टास्क है, एक जरिया है। तो प्रॉमिस क्या कर रहा है, एसिंक्रोनस को हैंडल करता है, सेम उसी टाइप से ऑब्जरेबल भी हमारा एसिंक्रोनस को हैंडल करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको आउटपुट में सिंगल डेटा नहीं देगा, ये स्ट्रीम ऑफ डेटा देता है। स्ट्रीम ऑफ डेटा मीन्स डेटा का फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, एज लाइक नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू डेटा जा रहा है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सपोज आप कोई कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेटा स्ट्रीम हो रही है। आप जिस समय चालू करते हैं आपको वहीं से डेटा मिलना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट 10 मिनट पहले जो चला है आप पीछे करके देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मीन्स जिस समय आपने ऑन किया आपको वहां से मिल रही है डेटा, क्योंकि वो डेटा क्या हो रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा हो रहा है। तो वही चीज है। तो RxJS जो है ऑब्जरेबल वगैरह उसमें हेल्प करता है, बट प्रॉमिस क्या होता है, सिंगल डेटा देगा, उसे नहीं मतलब है, जब एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा इमिट होगा डेटा। ऐसा सीन चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस क्रिएट कैसे करेंगे। सो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, लेट PR इक्वल टू न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉमिस। ठीक है, तो न्यू प्रॉमिस की हेल्प से हम लोग प्रॉमिस बनाते हैं। तो प्रॉमिस के अंदर क्या होता है, तो अंदर में आप लीजिए कॉल बैक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज मिल रहा है। तो पहला मिला रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व क्या होता है, जब आपका सक्सेस मैसेज होगा, जो हमारा फ्राइड राइस से बात कर रहे हैं कि जब हमारा फ्राइड राइस बन गया तब ये काम करेगा। ठीक है, कॉमा दीजिए, एंड दूसरा क्या है, रिजेक्ट, जब आपका एरर होगा, रिजेक्ट कीजिए। ठीक है, हमने दो आर्ग्यूमेंट बनाया, आ जाइए नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिलहाल उतना करके उसको क्रिएट करने का, अगर आप console.log लीजिए और PR को प्रिंट कीजिए तो देखिए क्या मिलता है। क्या मिला, पूरा का पूरा प्रॉमिस मिला, और स्टेटस क्या है इसका, पेंडिंग, क्योंकि अभी प्रॉमिस आपका सक्सेस हुआ ही नहीं है। पेंडिंग स्टेट मिला एंड वैल्यू क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, हमें प्रॉमिस क्रिएट हुआ,
अब हम लोग प्रॉमिस को कॉल करते हैं, तो प्रॉमिस कॉल ऐसे नहीं होता है। प्रॉमिस कॉल कैसे करेंगे? तो प्रॉमिस को कॉल करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूज देन मेथड। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ देन आप क्या करते हैं, प्रॉमिस को कॉल करते हैं। तो कैसे होगा? प्रॉमिस का वेरिएबल कौन है? पी आर, जो हम लोग वहां बनाए हैं, पी आर डॉट। आप जैसे ही डॉट लगाइएगा आपको वो इनबिल्ट मेथड मिल जाएगा, डॉट देन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब एक चीज सोचिए, ये जो आप लिखे हैं वो क्या है? दो पैरामीटर है। एक्चुअली में ये जो दो पैरामीटर है ये कॉलबैक की तरह गया है। ठीक है, आप अगर कर्सर रखिए तो शायद दिखा सकता है, श्योर नहीं हूं, दिखा रहा है क्या? नहीं शो कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली में जो है एक कॉल बैक की तरह जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हम रिजॉल्व लिखे हैं, तो रिजॉल्व के लिए मुझे यहाँ से कॉल बैक पास करवाना पड़ेगा उसको, मीन्स पास इन द सेंस, ये जो भी हमें यहाँ पर रिसीव करेगा, जो भी ये रिटर्न करेगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो मिलेगा कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अब दो काम करते हैं। मैं पहले हम सिंपल वाला लेके चलते हैं, रुकिए। रिजॉल्व मैसेज ले लेते हैं, या रिजॉल्व वैल्यू कॉमा रिजेक्ट वैल्यू। ठीक है, हमने दो चीज ले लिया, रिजॉल्व वैल्यू, रिजेक्ट वैल्यू। अब क्या करते हैं, तो ये जो रिजॉल्व वैल्यू हुआ और रिजेक्ट वैल्यू, तो ये हमारा एक तरह से कॉल बैक है। ठीक है, तो कॉल बैक है तो क्या करना होगा, फंक्शन क्रिएट करेंगे उसी नाम से, एंड यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट लीजिए msg, एंड यहाँ पे आप console.log में msg को पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ किसका, ये हुआ रिजॉल्व वैल्यू का। सेम उसी टाइप से किसका लिखेंगे, रिजेक्ट वैल्यू का लिखेंगे। तो इसी टाइप से इसको ले लेते हैं, रिजेक्ट वैल्यू, और यहाँ भी हमने msg मैसेज डाला है। एक काम करता हूँ, rjt मैसेज, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं RESOLVE रिजॉल्व मैसेज। बट अभी देखते हैं प्रिंट करके कि क्या होता है। मिला कुछ नहीं, कि प्रॉमिस डॉट देन हुआ, इसके अंदर ये जा रहा है, अभी हमें कुछ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ आते हैं, तो प्रॉमिस क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, अभी हम लोग कुछ बताए ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉमिस को कॉल करते हैं। तो प्रॉमिस कॉल कैसे होगा, तो रिजॉल्व लीजिए, और रिजॉल्व में कुछ यहाँ पे आप मैसेज पास कर दीजिए, क्योंकि जब प्रॉमिस आपका, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो देखिए एक बार फिर से, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इट मीन्स ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, और जब ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है फंक्शन, तो ये यहाँ पे अवेलेबल होगा कॉल बैक के अंदर। तो जब आप फंक्शन कॉल कीजिएगा तभी तो ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा जो आप कॉल बैक में डाले हैं। तो वही हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल किए, और मैंने यहाँ पे इसीलिए रिजॉल्व मैसेज को पास करवाया था, क्या कि हमारा फ्राइड राइस बन गया, फ्राइड राइस इज रेडी। अब देखिए कि प्रिंट होता है क्या, आ गया फ्राइड राइस इज रेडी, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ से मैसेज को पास करवाया रिजॉल्व स्टेट पे। ठीक है, और अब क्या करते हैं, रिजेक्ट पे आते हैं, देखते हैं रिजेक्ट भी आता है क्या। आइटम इज मिसिंग, देखते हैं दोनों प्रिंट करेगा क्या। फ्राइड राइस इज रेडी दे रहा है,
लेकिन आइटम इज मिसिंग नहीं आ रहा है, क्यों? अगर इसको नीचे रखें तो देगा, एक बार देखो चेक करके। तो फर्स्ट वाला देखिए, जो फर्स्ट वाला है ना वो हमें आ रहा है, सेकंड वाला नहीं आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे रिजेक्ट को पहले डाला तो हमें ये मिल रहा है, रिजॉल्व को पहले दिया तो वो मिल रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो पहले जो भी लिखिएगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, सेकंड नहीं देगा। तो जबकि अगर देखा जाए तो ये दोनों दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके केस में तो ये दोनों कॉल कर देगा। यही होता है ना नॉर्मली में। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक वक्त में तो एक ही देगा ना प्रॉमिस। हाँ, क्योंकि वही कारण है, क्योंकि प्रॉमिस एक बार में सिंगल वैल्यू ही देगा। इसीलिए जबकि हम लोग नॉर्मल फंक्शन अगर जाते तो ये दोनों आ जाता, करेक्ट है, क्योंकि वहां कोई मैटर ही नहीं करती है, दोनों बारी बारी से कॉल कर देता। बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक दे रहा है, क्योंकि हम लोग ऊपर ही लिखे हैं कि प्रॉमिस क्या करेगा, सिंगल वैल्यू। तो ये वैल्यू ऐसे नहीं आएगा, मतलब ठीक है, ये तो हम लोग मैसेज पास कर दिए, बट इसको हम लोग कंडीशनली लेते हैं। ठीक है, क्या कंडीशनली? इफ कंडीशन पे जाते हैं एंड एल्स में लगाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि फ्राइड राइस हमारा क्या है, रेडी है, और एक हम लोग कह रहे हैं कि नहीं आइटम मिसिंग है। तो हम लोग जो एरे ऊपर रखे हैं ना उसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अगर हम लोग इसमें आइटम चेक करते हैं। ठीक है, क्या क्या आइटम क्या क्या चीज है, वेजिटेबल है, सॉल्ट ले लेते हैं। तो हमें तीन चीज चाहिए, एक वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, राइस चाहिए। ये तीनों आइटम को चेक करते हैं कि अगर ये तीन आइटम हमारे पास है तब हमारा फ्राइड राइस बन जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। एरे का कौन सा मेथड के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं? मुझे इफ कंडीशन में चेक करना है, तो कैसे चेक होगा? स्लाइस स्लाइस तो कट करेगा डेटा ना, स्लाइस नहीं काम करेगा इसमें। वेजिटेबल डॉट इंक्लूड्स ले सकते हैं, एंड इंक्लूड्स कहाँ पे चेक कर रहे हैं, बकेट्स में। क्योंकि ये क्या करेगा, आपको चेक करेगा आपके बकेट में कि क्या वेजिटेबल है। अगर वेजिटेबल रहेगा ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। एक काम करता हूँ, ये मेथड को मैं फिलहाल टेस्ट करने के लिए हम लोग बाहर रखते हैं एंड कंसोल के अंदर। देखिए कभी भी ऐसा जब आए ना तो मेथड को आप फाइंड करने का ट्राई कीजिए कि कौन कौन मेथड आपके पास है जो आपको कुछ दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं ट्रू या फॉल्स क्या कुछ आता है, क्या दे रहा है। फॉल्स दे दिया, वेजिटेबल नहीं है क्या, वेजिटेबल तो है, तो फॉल्स कर दिया। फाइंड क्या हुआ? फाइंड से फाइंड वेजिटेबल डॉट फाइंड नहीं, गलत है। ये ब्रैकेट रहेगा कि नहीं रहेगा? एवरी सर। एवरी क्या करता है? सर पहले उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे तब ना। किसको, वेजिटेबल को? वेजिटेबल कहाँ से ला रहे हैं? वेजिटेबल ऊपर है ना। पहले आप ये बताओ मुझे कि ये एवरी क्या करता है? चेक करता है किसको? सब डाटा चेक डाटा करता को, है। किसको, टोटल कितने डाटा को डेटा? चेक, टोटल टोटल, ठीक है, टोटल में करने के बाद क्या करेगा? बुलियन देगा। कब बुलियन देगा? अवेलेबल डाटा रहेगा तब देगा। कौन डेटा अवेलेबल रहेगा तब? जैसे इम्पटी रहेगा तो फॉल्स देगा और रहेगा तो ट्रू देगा।
एवरी मतलब हुआ कि सारा डेटा वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 3, तो सारा डेटा ही हमारा होना चाहिए वो। एवरी कैसे आप चेक कर दीजिएगा। और सम का मतलब होता है कि कुछ डेटा भी सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रू मिल जाएगा। मेरा लिखा हुआ गलती ये था कि मैंने बकेट को अंदर कर दिया था, वेजिटेबल को बाहर कर दिया था, मेरा ये गलत था। तो बकेट हमने लिया, बकेट में हमने वेजिटेबल को दिया जो सर्च आइटम हमारा था, तो अभी अब आपको ट्रू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, वेजिटेबल करते हैं, फॉल्स देगा क्योंकि यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, तो फाइंड और फाइंड यहाँ पे नहीं है, फाइंड भी कॉल करते हैं सर। तो उस समय मैं स्ट्रिंग पे चेक कर रहा था इसीलिए दिक्कत कर रहा था। फाइंड है, फाइंड भी करेगा, वो भी इंक्लूड भी कर देगा। ठीक है, ये हो गया। या इंडेक्स ऑफ जाइए, वो भी आपको दे देगा क्योंकि इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स दे देगा, वैल्यू है या नहीं, तो बहुत सारा सब वही काम करेगा। इंक्लूड्स, फाइंड ऑफ, फाइंड, इंडेक्स ऑफ, सब आपको हेल्प कर देगा। ओके, यहाँ पे हो गया इंक्लूड्स। ठीक है, हमने डेटा निकाल लिया। अब क्या करते हैं, तो इसी टाइप से मैं तीनों डेटा को चेक करूंगा। तो ये निकालिए एंड इसको अब, तो कभी भी देखिए जहां भी मेथड का डॉट हो, खास करके जब इंटरव्यू में हम दे रहे हैं, कोई इशू रहा कंसोल में लिखिए, चेक कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा, किसको, वेजिटेबल को चेक किया। उसके बाद किसको चेक करेगा, सॉल्ट। तो हमें एंड लगाना होगा क्योंकि कंपलसरी है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा मीन्स कोई भी जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिस हो गया तो वो वर्क नहीं करेगा, तो आपका फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये तीनों मिलके हमें ट्रू दे देगा। तो क्या हुआ, फ्राइड राइस रेडी हो गया, क्योंकि ये चेक किया वेजिटेबल है या नहीं, इसने ट्रू दे दिया। इसने क्या किया, इसने भी ट्रू दे दिया। इसने क्या किया, इसने भी ट्रू दे दिया। ठीक है, तो तीनों मिलके आपको ट्रू दे दिया। लेकिन हम यहाँ से एक आइटम को हटा देते हैं। चलिए, पूरे वेजिटेबल ही हटाते हैं। अब क्या होगा, फॉल्स हो गया, तो आइटम इज मिसिंग। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या हुआ कि हमने इसको क्या किया, कंडीशनली दोनों को हमने स्विच करवाया, रिजॉल्व और रिजेक्ट को, क्योंकि रियल टाइम पे भी जब आप कर रहे हैं तो आपको कुछ इसी टाइप से करना होगा कि कंडीशनली, कि हो सकता है कि जब आपका सर्वर से डेटा आ गया हो, सर्वर से डेटा अगर आता है तो क्या स्टेटस कोड रहता है, हम लोग देखे थे ना एपीआई जब ला रहे थे डेटा, तो शायद हम, मुझे ध्यान नहीं है, शायद हम देखे थे लगता है या नहीं, नहीं श्योर हूँ। तो जब हमारा डेटा आता है तो उस समय सर्वर से 200 मिलता है ना, 200 होता है या 201 होता है, इस टाइप से रहता है। तो इस स्टेटस कोड पे क्या कर सकते हैं प्रॉमिस के केस में, कि हम लोग यहाँ पे जो इफ कंडीशन पास किए हैं कि जब आपका स्टेटस कोड इक्वल टू 200 है, तो मीन्स आपका डेटा क्या हुआ, सक्सेस है और डेटा हम रिसीव कर रहे हैं। बट अगर हमारा स्टेटस कोड 200 ना होके कुछ और भी हो जाए, लाइक 400, इट मीन्स कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जब रियल टाइम पे हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो हमारा डेटा मिल जाएगा। बट एनीवे, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने प्रॉमिस को क्रिएट किया। प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद इफ कंडीशन के अंदर हमने डाल दिया। अब जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके अनुसार ये प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या था, ये पूरा का पूरा एक कॉल बैक था, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम लोग पास करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये पूरा फंक्शन है जो हमारा क्या हुआ, एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ जा रहा है। तो एक तो तरीका है कि प्रॉमिस को इस टाइप से लिखने का। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस एक्चुअली इंटरव्यू में है ना, पूछता तो है ही, बट आपको मैनुअली लिखने दे देगा कि आप मुझे एक सैंपल बना के दिखाइए कि प्रॉमिस लिखाता कैसे है। तो इस जितना हम लोग अभी लिखे हैं ना, इतना आपको आना चाहिए लिखने के लिए। आप ये एग्जाम्पल पे कुछ भी लिखिए, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, बट लिखने आना चाहिए, नहीं तो कहानी गायब हो जाएगा। अब इसी कोड को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स जो ये बाहर में हम फंक्शन वगैरह बनाए हैं ना, उसको हम थोड़ा सा लिखने का तरीका को चेंज करते हैं। करना कुछ नहीं है, ये कोड में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल है। स्पेसिफिकेशन जो होगा वो यहाँ करना है। क्या करते हैं, ये जो कोड हम लोग रिजॉल्व लिखे हैं, रिजॉल्व हटाइए और इसके बदले में
ये पूरा कोड को ऊपर डाल दीजिए। कर सकते हैं ना, सेम काम होता है। और यहां से रिजेक्ट को हटाइए एंड इसके बदले में ये कोड को डाल दीजिए। ठीक है, दोनों फंक्शन वहां रिप्लेस हो गया। और अब एरो फंक्शन वगैरह पे आ जाइए। हो गया, बन गया एरो फंक्शन। अब यहाँ पे आ जाइए। उसका मतलब प्रॉमिस भी किस्म का फंक्शन ही मेथड ही है ये। हाँ हाँ, जस्ट मेथड ऐसा है और कुछ नहीं, ये कोई अलग चीज नहीं है। मीन्स जस्ट एक, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग न्यू के हेल्प से क्रिएट किए हैं, उसके अंदर जो पास कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शन की तरह पास करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था रिजॉल्व और रिजेक्ट, उसके बदले में हमने पूरा फंक्शन को ही रिप्लेस करवा दिया। और अगर आप इसका एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं या फिर यहाँ अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो ये हटा दीजिए, ये हटाइए एंड ये हटाइए, और ये पूरा क्या हो गया आपका सिंगल लाइन में चला गया। ठीक है, तो बट वो रहने दीजिए कर्ली ब्रैकेट, वो ज्यादा बेहतर रहेगा वरना कंफ्यूजन। ठीक है, इसको आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, हेलो, आपके सर का माइक चला गया।